राधे राधे सभी को। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जनसंख्या और नगरीकरण को बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आर ओ में यहाँ से औसतन 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको महज 10 से 11 पेज की PDF पढ़कर मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको पढ़कर आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही इसकी खासियत ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश और भारत दोनों के आंकड़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जनसंख्या का उल्लेख संविधान में है कहाँ? तो आर्टिकल 246 में जनगणना के तहत इसका उल्लेख है। जनसंख्या की ही जनगणना होती है दोस्तों, जनगणना जनों की गिनती। तो संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना का उल्लेख है और कहा गया है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रमांक 69 में ये सूचीबद्ध है, ये भी याद रखिएगा। क्रमांक या फिर प्रविष्टि कह लीजिए, तो 69वीं प्रविष्टि में ये सूचीबद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले भी वीडियो दिया है, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है, तो उसको लेके कोई चिंतित होने वाली आवश्यकता नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। नोडल एजेंसी इसकी क्या है? गृह मंत्रालय। जनगणना आप सभी जानते हैं घर घर जाकर होती है, तो घर जो है वहाँ पर केंद्र में रहता है, इसलिए ये गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। जनगणना का निर्देशन, डायरेक्शन उसको डायरेक्ट कौन करता है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त एक ही है, याद रखिएगा। ये इस कार्य के लिए उच्चतम अधिकारी होता है। अब सवाल बनता है कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, उसके पहले जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। अब सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो C. चंद्रमौली। दोस्तों, जनगणना की गोपनीयता भी बहुत जरूरी होती है, और इसके लिए प्रावधान कहाँ है? जनगणना अधिनियम 1948। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948। आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है, और यदि इन आंकड़ों की गोपनीयता भंग होती है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। मतलब इस अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। भारत में पहली जनगणना कब हुई? बहुत ही आयोग प्रिय प्रश्न है। 1872 में। आमतौर पर दोस्तों, जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? एक से शुरुआत होती है, 1 2 3। तो दोस्तों, शुरुआत पहली जनगणना है तो शुरुआत इसकी 1 से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 1 ना होकर अंत में क्या है? 2, ऐसे याद रखिएगा। तो पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। लेकिन व्यवस्थित जनगणना, JG का मतलब जनगणना है, व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है, तो ये 2 ना होकर 81 में एक से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर व्यवस्थित है, इसलिए 1 से। आप जानते होंगे, आप लोग देखते भी हैं हमारे यहाँ कि कोई भी शुरुआत होती है तो 1 लगा रहता है, जैसे 21, 11, 101। तो ऐसे मान के चलिएगा कि व्यवस्थित शुरुआत जो है वो 1881 में हुई। अब पहली वाली जनगणना किसके समय में हुई और दूसरी वाली जनगणना किसके समय में हुई, ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। तो जो पहली जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई और दूसरी लॉर्ड रिपन के समय में हुई। इसको कैसे याद रखना है? ABCD में जाइए, उसमें आपको M पहले मिल जाएगा। तो M का मतलब मेयो और R का मतलब रिपन। M के बाद ही R आता है, तो इस तरह से याद रखिएगा।
पहली जनगणना 1872 और दूसरी मतलब व्यवस्थित जनगणना 1881, पहली मेयो और दूसरी रिपन। पांचवी जनगणना दोस्तों किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। और इस जनगणना में पाया गया कि जो पहले की जनगणना थी, पहले की जो जनसंख्या थी, पहले की जनगणना के दौरान जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन ये जो 1921 की जनगणना हुई इसमें देखा गया कि जो जनगणना है, जो जनसंख्या है वो घट गई। उसके बाद जनसंख्या में इतनी गिरावट कभी नहीं देखी गई। इसीलिए जो 1921 का वर्ष है इसको जनसंख्या की दृष्टि से द ग्रेट डिवाइड ईयर, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। किस वर्ष को दी जाती है? तो 1921 को। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में तेज गिरावट देखी गई। और ये गिरावट हुई कितनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 0.31%। 13वीं जनगणना दोस्तों 1991 में हुई और इसमें जो है साक्षरता का मानक 4+ की बजाय 7+ कर दिया गया। मतलब वह हर व्यक्ति साक्षर कहा जाएगा जिसकी आयु 4 वर्ष से ऊपर है। लेकिन ये जो मानक है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये 13वीं जनगणना में चेंज कर दिया गया। 4 की बजाय यह उम्र कितनी कर दी गई? 7+। 7 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर कहा जाएगा, जिसे लिखना और पढ़ना दोनों आता हो। जातिगत जनगणना दोस्तों 1931 तक हुई, उसके बाद 2011 में भी हुई, लेकिन आंकड़े उसके पब्लिक मतलब सार्वजनिक नहीं किए गए। आप सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा विपक्ष उस पे हावी है कि जातिगत जनगणना कराइए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कथन के रूप में, क्या जातिगत जनगणना पहले हुई है? क्या जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी? इस तरह से कथन दे दिए जाएंगे तो आप यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए। 1931 तक होती रही, उसके बाद 2011 में ही हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो स्वीडन था। और यदि बात करें दशकीय जनगणना की शुरुआत की, जैसे प्रति 10 वर्ष पर जो पैटर्न हमने भी अपनाया है, हमारे यहाँ भी प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो याद रखिएगा रूस से अडॉप्ट किया है। 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना है? तो 15वें क्रम की है। लेकिन आज़ाद भारत की चौथी है 7वीं। 15 का आधा कितना होता है दोस्तों? 7.5। 7.5 ना पढ़कर आप इसको 7 ही पढ़िएगा, होल नंबर, पॉइंट छोड़ दीजिएगा, तो 7वीं मिल जाएगी आपको। 7वीं है, ये भी खूब पूछा जाता है। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? प्रगणक शिक्षिका। और इसकी थीम पूछी जाती है, विषय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वैसे तो आपको जो भी चीज़ें दी हैं सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, सब हाईलाइट कर रखी हैं। इस जनगणना में शामिल होने वाले जिलों की संख्या कितनी थी? 640। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब जारी की गई? तो वर्ष 2000 में जारी की गई और इसमें कहा गया कि 2045 तक जनसंख्या, भारत जो है अपनी जनसंख्या स्थिर कर लेगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसको बदलकर 2070 कर दिया गया। ये विवादित आंकड़ा है दोस्तों, कहीं आपको 2070 मिलेगा, कहीं 2045 मिलेगा। तो इसको लेके आयोग भी स्पष्ट नहीं है। आयोग, इस बार आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि विवादित कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस तरह के कई प्रश्न दोस्तों इस बार विवादित रहे हैं, जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है।
तो जो विवादित प्रश्न होते हैं वो आयोग रिपीट नहीं करता है, तो इसलिए इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। दोनों विकल्प एक साथ नहीं होंगे, जो मिल जाए वही कर दीजिएगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं जिनको हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनका मतलब जान लीजिए। JS का मतलब जनसंख्या है, JBD का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर, और JG का मतलब जनसंख्या घनत्व, और LGP का मतलब लिंगानुपात। तो आगे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, भारत और यूपी को साथ साथ लेके चलेंगे। भारत की जनसंख्या दोस्तों कितनी है? 1.21 अरब। याद रखिएगा, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। और अभी आपको इंडेक्स और जो रैंकिंग वगैरह पे वीडियो दी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा है कि भारत की जो आबादी है वो 142.8 करोड़ हो गई है, और इस आबादी के साथ भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। यदि बात करी जाए यूपी की जनसंख्या की, तो लगभग 20 करोड़, 19,98,12,341। ये छोड़ दीजिएगा, केवल और केवल 20 करोड़ याद रखिएगा। जनसंख्या दोस्तों मेल और फीमेल पूछ लिए जाते हैं। जनसंख्या में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? तो 51.5% जो हैं वो मेल हैं और 48.5% फीमेल हैं। यूपी में मेल और फीमेल कितने हैं दोस्तों? तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, यहाँ 52% कर दीजिएगा मेल और 48% फीमेल। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इसी के इर्द गिर्द चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक बात और है, जनगणना पढ़ते वक्त पॉइंट को इग्नोर करते चलिए। पॉइंट के बाद क्या है, इसको छोड़ दीजिए। अगर उसको याद करेंगे तो पक्का अच्छे से कंफ्यूज होंगे। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को राउंड फिगर में याद रखिए। तो मैंने यही कोशिश की है। तो यदि आप कहीं पर पाएँ कि जनसंख्या भारत में मेल का परसेंटेज कितना है, तो 51.5 की बजाय 7 मिल जाए तो भ्रमित मत होइएगा। साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों। भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ सत्ता का हस्तांतरण, संपत्ति का हस्तांतरण पुरुष से पुरुष में होता है, ना कि महिला में होता है। तो इसी को कहते हैं पितृसत्ता। यहाँ पर आप देखते हैं कि परिवार में जो प्रमुख होता है वो कोई वृद्ध बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति होता है, और उससे जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो लड़की को ना होकर किसको होता है? लड़के को होता है। तो लड़कियां क्या किस स्तर पे पहुंच जाती हैं? तो वो एकदम निचले स्तर पे पहुंच जाती हैं, मतलब वो नीचे पहुंच जाती हैं। कहते जरूर हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन लेडीज फर्स्ट होती नहीं है। कथनी और करनी में बहुत अंतर देखा जाता है। तो हम कैसे इसको याद रखेंगे कि साक्षरता फीमेल वाली हम याद कर लेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में इसको सबसे नीचे का दर्जा मिला हुआ है। तो भारत में फीमेल की साक्षरता 65% है। इसमें जब आप 8 जोड़ देंगे 65 में, तो आपको मिल जाएगा 73%। 65 और 8 73, ये औसत साक्षरता मिल जाएगी पूरे भारत की। और यदि 73 में आप 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 किसकी हो जाएगी? मेल की। और मेल जो है समाज में ऊपर है, ऐसे देखिएगा, ये ऊपर बैठा है। तो नीचे से शुरू करिएगा, फीमेल वाली याद कर लीजिए, बाकी आप दोनों निकाल लेंगे, केवल 8 जोड़ दीजिएगा। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 73% आपको साक्षरता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा किताबों में 74% मिलेगी। इसको लेके भ्रमित मत होइएगा, जो मिल जाए वही कर दीजिएगा। 73 पॉइंट समथिंग है, तो कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद 73 कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ लोग पॉइंट के बाद एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 74 पढ़ लेते हैं। यही अंतर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही यूपी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 57%। इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपको यूपी की साक्षरता मिल जाएगी 67%। और यदि इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपको यूपी के पुरुषों की साक्षरता मिल जाएगी 77%। तो
65 याद रखिए और 57 याद रखिए। 65 ज़्यादा है तो ज़्यादा किसकी होगी? इंडिया की। और 65 से कम क्या है? 57 यूपी की। तो अब भ्रमित नहीं होंगे, जो कम है साक्षरता महिलाओं में जो कम है वो यूपी की है। यहाँ 65 है और यहाँ 57 है। ये दोस्तों कुछ ऐसे लॉजिक हैं जिनको यदि आप दिमाग में रखेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती क्योंकि ऐसे आंकड़े हैं जो हम जल्दी भूल जाते हैं। इसका एक ही उपाय है, इसका बार बार रिवीजन। और 10-11 पेज की पीडीएफ है। एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले भी आप इसको खटाखट पढ़ लेंगे, तब भी चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लिंगानुपात की बात करें तो 943 है भारत का, और भारत में शिशु लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत में कितनी है? 943। बाकी 57 जो हैं वो विवाह से वंचित रह जाते हैं और इनके लिए एक विशेष नाम दिया गया है 943। शिशु लिंगानुपात यही बच्चों के संदर्भ में देख लिया जाता है तो वो शिशु लिंगानुपात हो जाता है। फिर यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912। पिछले दशक की तुलना में इसमें 14 की वृद्धि हुई है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। शिशु लिंगानुपात है कितना? तो ये जो 912 में बीच में एक है, इसको घटा के 0 कर दीजिएगा। शिशु लिंगानुपात 912 की बजाय 902 है। जनसंख्या घनत्व इंडिया का कितना है? 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो जनसंख्या है उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। कोई चीज़ कितनी घनी है, इसी को कहते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब जैसे किसी खेत में देख लीजिए या फिर किसी वन में देख लीजिए, कोई बाग है, वहाँ यदि पेड़ ज़्यादा घने हैं तो कहेंगे कि पेड़ों का घनत्व ज़्यादा है। वही पैटर्न आप जनसंख्या पर लागू कर दीजिए, बस यही है। तो जनसंख्या घनत्व तो इंडिया का 829 है। यूपी का कितना है? यूपी का 382 है। इंडिया में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 17.7%। और यही दशकीय वृद्धि दर भी है। डीबीडी का मतलब दशकीय वृद्धि दर, मतलब पिछले दशक की तुलना में इस बार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 17.7%। तो दशकीय वृद्धि दर भी 17.7 है और पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। ऐसे ही हम यूपी को देखते हैं। यूपी में इंडिया की कुल जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। तो विशेष अंतर नहीं है। पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी है? 17.5 ऐसे मान के चलिएगा। और भारत की जनसंख्या का यूपी में कितनी है? तो 16.5। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया, तो कितनी है? 17.7। 2001 से 11 के बीच पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है? तो 17.7%। ये वृद्धि तो हुई है लेकिन स्वतंत्रता के बाद तेज गिरावट के रूप में देखा गया है इसको। इतनी गिरावट नहीं हुई। 1921 में हुई थी लेकिन तब हम स्वतंत्र नहीं थे। इससे पहले 1911 से 21 जो एकमात्र दशक है में ही इतनी गिरावट देखी गई, याद रखिएगा। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 1961 से 71 के बीच, मतलब 10 वर्षों में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है। किस दशक के बीच? 1961 से 71 के बीच। आप 71 छोड़ दीजिएगा, 71 तो ऑलरेडी इंक्लूड मान के चलते ही हैं हम लोग। 61 को याद रखिएगा। 61 को 61 ना पढ़कर एक साथ पढ़िएगा। एक साथ आए, ज़्यादा लोग एक साथ आए, स्त्री पुरुष एक साथ आए तो क्या हुआ? दशकीय वृद्धि दर बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ी तो दशकीय वृद्धि दर भी बढ़ गई, ऐसे याद रखिएगा। यूपी में दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 20.2%।
2001 से 11 के बीच। और भारत में तो हम लोग जान ही रहे हैं 17.7%। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच। तो भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बात यदि भारत की आए तो आपको करना है 1961, और बात यदि यूपी की आए तो आपको करना है 1991। कैसे याद रखना है इसको? आप भारत वाली याद कर लीजिए 1961, और 1961 का जो 6 है इसको उल्टा कर दीजिए, 6 को 9 कर दीजिए। यही आपको यहाँ पर बताया है, इसको इससे जोड़ लीजिएगा। जो 6 है इसमें, ये वाला 6 इसको उल्टा कर दीजिए। ऐसा है, जब इसको ऐसा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो दोनों की दशकीय वृद्धि दर आपको मिल जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों यूपी पहले नंबर पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर वेस्ट बंगाल। मिनिमम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सिक्किम में। दशकीय वृद्धि दर मैक्सिमम किस राज्य में हुई है? तो मेघालय में। और मिनिमम नागालैंड में। नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां निगेटिव दशकीय वृद्धि दर देखी गई। और ये कितनी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, -0.6%। इसके बाद स्थान केरल का है। मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का सर्वाधिक है 1106। उसके बाद वेस्ट बंगाल का, जो 2001 की जनगणना हुई थी वहाँ पर स्थिति उलट थी। पहले पश्चिम बंगाल था, फिर बिहार था। तो ये 1106 जरूर याद रखिएगा, विशेषकर बिहार वाले जो बीपीएससी देते हैं। मिनिमम जनसंख्या घनत्व दोस्तों किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कितना है ये भी पूछ लिया जाता है, 17। उसके बाद मिजोरम। अब आप देखते ही हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, एकदम चाइना बॉर्डर पे है, दूर है हमसे, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। तो यहाँ लोग कम ही बसना पसंद करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ कम ही होगा। और एक ऐसा ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जहाँ लोग कम रहते हैं और जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। मैक्सिमम लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो केरल में है, फिर तमिलनाडु में है और फिर आंध्र प्रदेश में। एक बात और याद रखिए, जहाँ पर ARU लिखा रहे तो उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश, और जहाँ पर AN लिखा रहे उसका मतलब आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखना है? ये मैप बना के दिखाया है, इसको आप विजुलाइज कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा इसकी। यहाँ पर केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। तो इधर से घुसिएगा और इधर के लिए चलिएगा तो आपको ये क्रम मिल जाएगा। काहे का? लिंगानुपात का। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऐसे। मिनिमम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा में है। कितना है? 879। और लिंगानुपात सबसे कम होने के चलते ही, मतलब लड़कियों की संख्या सबसे कम होने के चलते ही मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। याद रखिएगा। मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात दोस्तों, इसको याद रखने का एक लॉजिक और है। क्या दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि जो हरित क्रांति थी इसने सर्वाधिक किसको प्रभावित किया था? सर्वाधिक फायदा किन राज्यों को पहुंचाया था? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी। तो दोस्तों जब हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा इन्हीं राज्यों को मिला तो यहाँ क्या हुआ? खेती, कृषि का महत्व जो है वो बढ़ गया, और कृषि का महत्व बढ़ा तो जमीन की कीमत बढ़ गई। आज भी आप लोग देखेंगे कि जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, जमीन की कीमत बढ़ गई। और आप सभी जानते हैं कि भारत में समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ संपत्ति का हस्तांतरण पुत्री को ना होकर किसे होता है? पुत्र को। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की पुत्र कामना बढ़ जाएगी, और पुत्र कामना बढ़ जाएगी तो जो भी लड़की होगी तो उसको क्या होगा? उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। जब लड़की मार दी जाएगी तो लिंगानुपात जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे जोड़िएगा इसको हरियाणा में।
मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात दोस्तों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और मिनिमम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में। तो चाहे सामान्य लिंगानुपात की बात करें चाहे शिशु लिंगानुपात की बात करें, दोनों में ही हरियाणा सबसे फिसड्डी है, लीचड़ है। हमारे यहाँ लीचड़ कहते हैं इसको। अब साक्षरता की बात करें, साक्षरता में आप 2 राज्यों को याद कर लीजिएगा, एक तो केरल और दूसरा बिहार। तो देखते हैं, मैक्सिमम साक्षरता केरल में है, उसके बाद मिजोरम में। मिनिमम साक्षरता बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा वाला भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्रम दे दिया जाता है। और यदि मेल में पूछी जाए सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम साक्षरता, तो केरल में, मिनिमम बिहार में। फीमेल में मैक्सिमम केरल और मिनिमम बिहार। तो बस 2 ही याद रखिएगा, केरल और बिहार। मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। और यदि खाली जनसंख्या की बात करें, मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती? तो यूपी में। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे यदि आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो। इसीलिए कहता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या दोस्तों गोवा में, फिर मिजोरम में और फिर तमिलनाडु में। ये तो परसेंटेज है। यदि जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई है, माया नगरी मुंबई, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है ही। तो महाराष्ट्र सबसे अव्वल है, उसके बाद दूसरा स्थान यूपी का है, तीसरा तमिलनाडु का। मिनिमम नगरीय जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। अब एससीज को देख लेते हैं और एसटीज को देख लेते हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो मैक्सिमम एससीज कहाँ है दोस्तों? पंजाब में, परसेंटेज की दृष्टि से पंजाब में है। और यदि एससीज की बात की जाए तो यूपी में। यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही है, ऊपर परसेंट की बात हो रही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी यूपी में है, और यूपी में भी कहाँ? सीतापुर। मैक्सिमम एसटीज देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में है। और यदि एसटीज का परसेंटेज देखें तो मैक्सिमम कहाँ है? मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, और मिजोरम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है, तो आप भूलेंगे नहीं। और छोटा है तो परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से एसटीज कहाँ हैं? एमपी में ज़्यादा हैं। नो एससीज नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कोई एससीज नहीं है। दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं दोस्तों, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसलिए यहाँ एसटी होने की प्रबल संभावना है। एससी क्या करेंगे दोस्तों? एससी इधर मध्य भारत में पाए जाएंगे। तो इसीलिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में केवल और केवल एसटी हैं, एससी नहीं है। और नो एसटीज की बात की गई है, कहाँ नहीं है? एक भी एसटी नहीं है, हरियाणा और पंजाब में। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है, दोनों कृषि प्रधान राज्य हैं, तो समृद्ध किसान रह रहे हैं। और समृद्ध किसान रह रहे हैं तो एसटीज का यहाँ काम क्या है? कोई काम नहीं होगा, सबके पास खूब भूमि है। एसटीज का कल्चर कैसा होता है? छोटी छोटी भूमि होती है, उस पर केवल और केवल जीविका चलाने के लिए, मतलब अपना उदर पोषण करने के लिए ही खेती करते हैं। यहाँ खेती जो भूमि है, वो खेत हैं, वो बड़े बड़े हैं हरियाणा और पंजाब में, इसलिए इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं, ये झूम खेती भी करते हैं जो एसटीज होते हैं। तो लबो-लुआब ये है कि हरियाणा और पंजाब में एक भी एसटी नहीं है। मैक्सिमम जनसंख्या वाला यूटी दिल्ली, मिनिमम जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप। मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली। और मिनिमम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी अंडमान निकोबार। मैक्सिमम लिंगानुपात वाला यूटी
पुदुचेरी और मिनिमम लिंगानुपात वाला यूटी दमन द्वीप। जहाँ पर स्त्रियों का होता है दमन, तो वहाँ लिंगानुपात क्या होगा, सबसे कम होगा। और साक्षरता भी दोस्तों, यदि सबसे कम साक्षरता की बात करें तो वो भी कहाँ है, दमन द्वीप में। तो दोनों को जोड़िएगा, जहाँ साक्षरता कम होगी वहीं भ्रूण हत्या ज़्यादा होगी, लैंगिक असमानता ज़्यादा देखी जाएगी, तो लिंगानुपात सबसे कम होगा। तो साक्षरता भी कम है, लिंगानुपात भी कम है, किस यूटी में, तो दमन द्वीप में। ऐसे याद रखिएगा। हालांकि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दमन द्वीप और दादर नागर को मिलाकर एक ही यूटी कर दिया गया है। लेकिन आप इसको डाले रखिए दिमाग में। मैक्सिमम साक्षरता वाला यूटी लक्षद्वीप, मिनिमम दमन द्वीप अभी आपको ऊपर बताया है। अब एसटीज की बात करें दोस्तों, एसटीज का परसेंटेज देखते हैं। कुल जनसंख्या का भारत में परसेंटेज कितना है, 8.6%। और कुल जनसंख्या का एसटीज कितने हैं भारत में, तो 16.6%। 8 का 2 गुना कर दीजिएगा, 8 दूनी 16। यूपी में देखें, यूपी की कुल जनसंख्या का यूपी में एसटीज कितने हैं, तो 0.6%। ऐसे ही एससीज की बात करें तो कुल जनसंख्या का कितने हैं, 20.6%। याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत में भा है और भील में भी भा है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील। और भारत को बचाने के लिए, मुगलों से बचाने के लिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें राणा प्रताप का जो साथ दिया था वो किसने दिया था, भील जनजाति ने दिया था। याद रखिएगा। और यही वो जनजाति थी जिसने राणा प्रताप को कीका उपनाम दिया था। ये आपको मुगल कालीन इतिहास में पढ़ाया है, कीका। यूपी की बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। जो गुड कंडीशन में है वही बड़ी है, कौन, गोंड। तो याद रखिएगा दोनों को, भील भारत की और गोंड यूपी की। मेल एंड फीमेल की साक्षरता में सबसे कम अंतर कहाँ है, मिजोरम में। जहाँ मजे ले लेके पढ़ा जाए तो वो क्या है, मिजोरम। तो वहाँ मेल और फीमेल की साक्षरता में सबसे कम अंतर है। ज़्यादा महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादा पुरुष भी। और केरल के बाद साक्षरता के मामले में इसका स्थान दूसरा है, याद रखिएगा, मिजोरम का। तो केरल मिल जाए तो केरल को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, लेकिन मेल फीमेल में कम है, मिजोरम में ज़्यादा है, इसीलिए अंतर कम है। और यूपी में कानपुर है ही है। मेल एंड फीमेल में साक्षरता में मैक्सिमम अंतर राजस्थान में है। और यूपी में मैक्सिमम अंतर कहाँ है, महाराजगंज में। जहाँ महाराज की बात होती है वहाँ तंत्र मंत्र होता है, ठीक है। ओझा वगैरह बैठते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। और झाड़ फूंक कौन कराते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं। मतलब एकदम अशिक्षित नहीं, कोई बुरा ना माने इसको, केवल और केवल याद करने के लिए कह रहा हूँ। तो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं झाड़ फूंक ज़्यादा कराते हैं। तो कम पढ़े लिखे लोगों का संबंध किससे होगा, महाराजगंज से। नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है, 31%। जो शेष बचा है वो क्या हो जाएगा, ग्रामीण। ये भारत की बात हो रही है। यदि यूपी में नगरीय जनसंख्या पूछ ली जाए तो 22%। और जो शेष बचा है 78%, वो क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या। मैक्सिमम स्लम आबादी, मतलब जो झोपड़ी झुग्गी वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले, वो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो महाराष्ट्र में। यूपी में ऐसा कौन सा जिला है, तो मेरठ। मैक्सिमम ईसाई दोस्तों यूएसए में है, यूरोप मत कर बैठिएगा। और मैक्सिमम मुस्लिम कहाँ है, इंडोनेशिया में। और मैक्सिमम हिंदू कहाँ है, तो वो इंडिया में। सबसे बड़ा राज्य और यूटी, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे बड़ा यूटी है अंडमान निकोबार, जिसका यूटीज में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है
और सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। ये दोनों फैक्ट जो हैं वो एरिया की दृष्टि से हैं। अब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है अपना, और यदि सबसे बड़े यूटी की बात करें तो वो दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। तो चाहे एरिया हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों ही मामलों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। एसटीज की बात करें, मैक्सिमम यूपी में है और मिनिमम मिजोरम में है। एसटीज की बात करें तो मैक्सिमम एमपी में है और मिनिमम मिजोरम में है। चाहे एससी की बात हो और चाहे एसटी की बात हो, सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में। याद रखिएगा, केवल और केवल जनसंख्या की दृष्टि से। ग्रामीण मैक्सिमम कहाँ है दोस्तों? यूपी में, और मिनिमम सिक्किम में। और ग्रामीण यूपी के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। भारत में मध्यम नगरीकरण किस दशक में किन वर्षों के बीच देखा गया? तो 1931 से लेकर 1961 के बीच। नगरीकृत राज्य देख लेते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। मैक्सिमम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। बहुत ही आयोग प्रिय प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, क्रम भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए क्रम यहाँ पर दिया है। इसको ये मत समझिएगा कि एक्स्ट्रा दे दिया है, पूछ लिया जाता है। वहीं यदि मिनिमम नगरीकृत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। नगरीय जनसंख्या का मैक्सिमम सांद्रण जनसंख्या में तो महाराष्ट्र। यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ खाली जनसंख्या की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी हैं। नगरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो 6 आधारों पर। जनसंख्या नगर कितने हैं दोस्तों? 3892। 2011 की जनगणना में जनसंख्या नगरों की संख्या कितनी है? 3892। नगर होने के लिए दोस्तों कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये आपसे पूछ ली जाती हैं। तो 75% गैर कृषि आबादी होनी चाहिए, मतलब 75% जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो कृषि में ना लगकर और कामों में लगी हो। इसके साथ ही उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 होना चाहिए, और उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है कम से कम 5000 होनी चाहिए, तभी उस क्षेत्र को एक नगर का दर्जा दिया जाएगा। अन्यथा वह ग्रामीण कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको गांव का दर्जा दिया जाएगा। नगरीय जनसंख्या अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं 31%, लेकिन है कितनी? तो 37 करोड़, ये पूछा गया है। तो ज़्यादा अंतर नहीं, यहाँ भी 31 है और यहाँ भी 37 है, मतलब 30 का संबंध दोनों से। 30 7 37, 30 1 31। इस तरह से आप लोग छोटे पे पढ़े होंगे गिनतियाँ। कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाख की नगरों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो 42%। अब नगरीय जनसंख्या का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद हमारा यूपी दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। याद रखिएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ गोवा पहले स्थान पे है। मिनिमम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, सबसे कम सिक्किम में। 10 लाख से अधिक, जिनको मिलियन प्लस नगर भी कहते हैं, मिलियन प्लस टाउन भी कहते हैं, वो कितने नगर हैं दोस्तों? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? तो 53। यूपी में ऐसे कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो 7। ये भी याद रखिएगा। कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, मेरठ और प्रयागराज। खूब पूछा जाता है, रट जाइएगा इसको। और 7 से याद आया, यूपी के 7 जिले ही हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
एक भी 10 लाखी नगर नहीं है किस राज्य में? ओडिशा में। 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? तो कोटा शहर को। मलिन बस्तियां दोस्तों सर्वाधिक कहाँ है? मुंबई में। आप सभी जानते हैं माया नगरी है, जो मजदूर वगैरह जाते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पे करने के लिए उनके पास धन होता नहीं है। तो मलिन बस्तियां मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में और फिर कोलकाता में। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक मलिन बस्तियां महाराष्ट्र में हैं, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल और चौथे स्थान पर यूपी। जवाहरलाल नेहरू JLN का मतलब राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो है कब? 2005 में शुरू किया गया। जो शहर हैं वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए, झुग्गी झोपड़ियाँ हटाकर उनको पक्के आवास देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। कब? 2005 में। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? तो 21 दिन के अंदर। 50% जनसंख्या जो है दोस्तों 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। नगरीकरण का परसेंटेज जो है दोस्तों पाकिस्तान में सर्वाधिक है, उसके बाद इंडिया में और फिर बांग्लादेश में। पाकिस्तान से घुसिएगा और बांग्लादेश में निकलिएगा। मैक्सिमम नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण एशिया में मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व तो किस देश का है? तो मालदीव का। मालदीव की राजधानी माले है। और दोस्तों जनसंख्या और मुद्रा को लेकर एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा जो एकदम यूनिक टाइप का होगा। और आप सभी को पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से RO में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर्स के जो देश हैं उन पे अलग वीडियो बना दूंगा, और जो अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ से, तो उन पे अलग बना दूंगा। तो कतई घबराने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण एशिया में मैक्सिमम वृद्धों की संख्या वाला जो देश है वो कौन है? श्रीलंका। मैक्सिमम जनसंख्या वाले नगर दोस्तों एशिया में कौन है? तो दिल्ली। और पूरे विश्व में कौन है? तो टोक्यो। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, इनका एक सिद्धांत जरूर पूछ लिया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि जो है वो ज्यामितीय क्रम में होती है, ये माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। एक सिद्धांत और है दोस्तों जो UPPCS प्री 2023 में भी पूछा गया है। क्या? कि जनसंख्या का खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसका है? तो माल्थस का है। खाद्यान्न आपूर्ति कब होती है दोस्तों? जब उत्पादन अधिक होता है, और जब उत्पादन अधिक होता है तो माल ठसाठस हो जाता है। माल ठसाठस का मतलब मालथस। कहते हैं ना कोई चीज़ जब भर जाती है तो कहते हैं ठसाठस हो गई है। तो माल ठसाठस किससे संबंधित है? मालथस से। और माल ठसाठस होता कब है? जब उत्पादन ज़्यादा होता है, और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति ज़्यादा होगी। इसलिए खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? मालथस, मतलब माल ठसाठस। ये सब याद करने के तरीके हैं। आर्थिक विकास ज़्यादा होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। जो गरीब तबका होता है वो सोचता है जितने हाथ होंगे उतना काम होगा, इसलिए वो खूब जनसंख्या बढ़ाता है। तो आर्थिक विकास ज़्यादा होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी, लोगों को ज़्यादा धन कमाने की लालसा बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी। इसीलिए आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देगा। और वहीं यदि जनसंख्या स्किल्ड है, जनसंख्या को यदि स्किल्ड कर दिया जाए तो ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। जैसा कि आप चाइना में देख सकते हैं, चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है फिर भी वहाँ पर आर्थिक विकास हमसे ज़्यादा है। कारण क्या है? जनसंख्या जो है वो स्किल्ड है, दक्ष है। और इसी बात को लेकर हमारे यहाँ कौशल विकास अभियान जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉम्पसन ने। थॉम्पसन को थॉम्पसन ना पढ़कर ट्राम्पसन पढ़िएगा। ट्राम्पसन को ट्रांजिशन से जोड़ दीजिएगा। ट्रांजिशन जो है, संक्रमण को ही ट्रांजिशन कहा जाता है। तो जनसंख्या का जो ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ट्रांजिशन
पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी है? तो थॉम्पसन, बोले तो थॉम्पसन। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? केनन ने। जनसंख्या की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक, बिहार में उसके बाद और फिर वेस्ट बंगाल में उसके बाद। तो ये क्रम दोबारा दे दिया है, लेकिन इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है कि यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में भारत की कुल जनसंख्या की 1/3 आबादी निवास करती है। 1/3 जनसंख्या निवास करती है इन 3 राज्यों में। एरिया की बात करें तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। कैसे याद रखना है? राजस्थान से लगा है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगा है क्या? महाराष्ट्र और फिर यूपी। एकदम इस तरह से चलिएगा। मैप में यदि हम लोग देखेंगे तो राजस्थान ऊपर मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर ऊपर आइएगा यहाँ यूपी मिलेगा आपको। तो इस तरह से मैप को जो है अपनी कल्पना में रखिएगा। एरिया की बात करें दोस्तों देशों के बीच, तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस, फिर कनाडा। इसके लिए एक ट्रिक भी है जो आप लोग भी जानते होंगे, रुक चीन अब आया भारत। रुक में जो रू है वो रूस को इंगित करता है, का मतलब कनाडा है और चीन का मतलब चीन है ही, और अब का जो आ है वो यूएस को इंगित करता है और बा जो है वो ब्राज़ील को इंगित करता है। आया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है और भारत अपने आप को इंगित करता है। तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत महान। तो ये क्रम भी याद रखिएगा 7। और कुल क्षेत्रफल का, वैश्विक क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल भारत कितना कवर करता है? तो 2.4%। और यूपी को देख लेते हैं दोस्तों, तो चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद यूपी का 5वां स्थान है। पूरे विश्व में यूपी के लोग 5वें स्थान पे हैं जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में। तो चाइना और इंडिया और केवल यूएस को बीच में ले आइए तो इंडिया और इंडो के बीच कौन है? यूएसए। तो चाइना आप लोग जान ही रहे हैं इन सब में बड़ा हो जाएगा। 2001 से लेकर 11 के बीच वृद्धि देखी गई। लिंगानुपात में कहाँ देखी गई? हरियाणा में। साक्षरता में कहाँ देखी गई? बिहार में। हालांकि बिहार में साक्षरता है सबसे कम, लेकिन पिछले दशक में वृद्धि सर्वाधिक हुई। उसके बाद भी साक्षरता बिहार में सबसे कम है, तो याद रखिएगा। फिर आप लॉजिक लगा दें कि बिहार में तो सबसे कम साक्षरता है, तो फिर वहाँ पर साक्षरता वृद्धि हुई कहाँ से? तो एकदम भ्रमित मत होइएगा, एग्जामिनर ऐसे ही भ्रमित करता है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, मैक्सिमम दोस्तों 1961 से 71 के बीच लगभग 25% की वृद्धि हुई। आप सभी को पता है, ऊपर भी बताया है कि 61 में एक साथ आए लोग, और जब लोग एक साथ आए तो लड़कों की भी खूब पैदावार बढ़ी और लड़कियों की भी। तो एक मिनट, एक साथ आए तो लिंगानुपात में मैक्सिमम गिरावट हुई। लड़कों की कामना के लिए खूब ज़्यादा जो है बच्चे पैदा किए गए, और महिलाओं जो कन्या है उसकी भ्रूण हत्या की गई, गर्भ में ही उसको मरवा दिया गया। तो क्या हुआ? लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन लिंगानुपात घटता गया। कब? 61 में। 61 मतलब एक साथ आए लोग। मिनिमम दशकीय वृद्धि दर कब देखी गई? तो 2001 से 11 के बीच। इसको हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, 17.7%। मिनिमम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में, मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर मेघालय में। नागालैंड में निगेटिव हुई है, मेघालय में सर्वाधिक हुई है। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक है 1106, वेस्ट बंगाल दूसरे स्थान पे है, यूपी तीसरे स्थान पे है 829। मिनिमम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 और मिजोरम 52 और अंडमान निकोबार 46। यदि आपसे यूटी पूछ लिया जाए तो 46 और यूटी ना पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश।
और यूटी भी पूछ लिया जाए फिर भी अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। कैसे याद रखना है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का क्रम? मैप आप उठाएंगे तो मैप में ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा और यहाँ पर एकदम नीचे नीचे आपको मिजोरम मिल जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिजोरम में। विकलांग दोस्तों भारत में कितने हैं? 2.1%, और इनमें भी 2% ही आत्मनिर्भर हैं। और ये कंडीशन चाइना में विपरीत है। चाइना में 80% जो विकलांग हैं वो आत्मनिर्भर हैं। भारत में सुगम्य भारत जो योजना है वो किससे संबंधित है? दिव्यांगों के लिए जो सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस हैं उन पर इस तरह की व्यवस्था करना ताकि इनको चलने में या फिर अपनी सेवा को प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। इसलिए आप लोग देखेंगे कि अस्पताल वगैरह में इनकी जो व्हील चेयर रहती है उसके लिए अलग से ट्रैक बनी होती है। तो ये किसका हिस्सा है? सुगम्य भारत योजना का। 1951 में भारत में लिंगानुपात कितना था? तो 946। अब कितना है? 943। मैक्सिमम साक्षरता वृद्धि दोस्तों 1991 से 2001 के बीच देखी गई। और हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि बिहार में साक्षरता वृद्धि किस वर्ष हुई? तो 2001 से 11 के बीच, इसी दशक में हुई, वर्ष नहीं दशक। अब यूपी की जनगणना, विशेषकर यूपी की देखेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट यूपी के ही संदर्भ में होगा, कतई भ्रमित मत होइएगा। ऊपर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया और अब केवल और केवल यूपी को ही देखेंगे। मैक्सिमम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। देखिए तीनों में बाद है, ठीक है, ए से शुरू कीजिएगा। तीनों में बाद है, ए से शुरू कीजिएगा। इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। 1 2 3 4 5, पांचों का क्रम याद रखिएगा क्योंकि राजधानी लखनऊ चिपका हुआ है। लखनऊ बीच में खूब रहता है, क्रम आपसे पूछा जाता है उसमें लखनऊ भी दिया रहता है। तो ये 5 याद किए रहेंगे। तो यदि ये 5 ना भी पूछे गए फिर भी आप इनके आधार पे अपना उत्तर सही कर लेंगे। मिनिमम जनसंख्या दोस्तों महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट में है। मतलब महोबा से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चित्रकूट की, जहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है 53वां, और यूपी का चौथा। ये सब चीज़ें आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताई हैं। मैक्सिमम मेल दोस्तों इलाहाबाद, मैक्सिमम फीमेल इलाहाबाद, और मैक्सिमम जनसंख्या वो भी इलाहाबाद। तीनों मामलों में इलाहाबाद अव्वल है। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, और मिनिमम दशकीय वृद्धि दर कानपुर नगर। जनसंख्या को लेकर लोगों ने कान पकड़ लिया कि अब हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो इसीलिए मिनिमम दशकीय वृद्धि दर कानपुर में हुई। जनसंख्या घनत्व दोस्तों मैक्सिमम गाजियाबाद में, उसके बाद बनारस में, और उसके बाद तीसरा स्थान किसका है? लखनऊ का। ठीक है, कैसे याद रखना? गाजियाबाद में गिंजाई, आपने देखा हुआ एक कीड़ा होता है जिसको सुंडी भी कहते हैं हमारे यहाँ, वो ट्रेन की तरह उसमें डिब्बे होते हैं, इस तरह की लाइन होती है, उसको कहते हैं गिंजाई। तो गिंजाई से याद रखिएगा गाजियाबाद। गिंजाई की तरह लोग भरे पड़े हैं। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? गाजियाबाद में, उसके बाद बनारस, फिर लखनऊ। तीनों को याद रखिएगा। मिनिमम जनसंख्या घनत्व दोस्तों ललितपुर, बहुत ही ललित है, और उसके बाद सोनभद्र। साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता, मैक्सिमम साक्षरता दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जो हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे और ज्ञान इनको प्राप्त भी हुआ, और ज्ञान का संबंध किससे होता है? साक्षरता से। तो मैक्सिमम साक्षरता गौतम बुद्ध नगर को हुई, गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद कानपुर में है। कानपुर में साक्षरता अधिक है, इसीलिए लोगों ने कान पकड़ लिए, और इसीलिए वहाँ पर दशकीय वृद्धि दर DVD सबसे कम है।
अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है। मिनिमम साक्षरता दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बस्तियों में रहते हैं, मलिन बस्तियों में, झोपड़ी झुग्गियों में, वहाँ साक्षरता क्या करने जाएगी, इसलिए बस्ती में साक्षरता सबसे कम, मतलब श्रावस्ती में। महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर में, उसके बाद लखनऊ में खूब पूछा जाता है महिला साक्षरता। टोटल साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, मेल साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन महिला साक्षरता के मामले में कानपुर आगे है। मिनिमम महिला साक्षरता श्रावस्ती। तो साक्षरता की बात की जाए और मिनिमम साक्षरता की बात की जाए तो उसमें सबसे कम श्रावस्ती ही है, चाहे ऑल ओवर देख लीजिए या फिर फीमेल में देख लीजिए या फिर मेल में देख लीजिए, तीनों में सबसे कम श्रावस्ती ही है। और इसीलिए योगी जी ने यहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। लिंगानुपात की बात करें, मैक्सिमम जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़। लिंगानुपात ज़्यादा है, मतलब महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हैं। यदि 1000 पुरुष हैं तो यहाँ 1000 से ऊपर 1020 मान के चलिए, ऐसा लिंगानुपात है। इसलिए जब लिंगानुपात ज़्यादा है तो महिलाएं ज़्यादा हुई यहाँ पर, तो महिलाएं ज़्यादा होने के कारण महिलाओं की यहाँ से तस्करी होती है। यूपी के अलग अलग ज़िलों में महिलाएं यहाँ से बेच दी जाती हैं। लिंगानुपात ये मैक्सिमम देख लिया, फिर मिनिमम कहाँ है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। और साक्षरता मैक्सिमम कहाँ है, वो गौतम बुद्ध नगर। दोनों में ही गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे है, मिनिमम लिंगानुपात के मामले में और मैक्सिमम साक्षरता के मामले में। दोस्तों हमारे यहाँ जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है, जिनके लिए लड़कियां कम पड़ जाती हैं, जैसा अभी हमने ऊपर भी आपको बताया है कि भारत का लिंगानुपात 943 है 1000 में, तो जो 57 लोग बच जाते हैं, इनके लिए लड़की नहीं मिल पाती है, तो ये आजमगढ़ से ही आयात करते हैं। मानव तस्करी अपराध है दोस्तों, तो कभी कभी इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है, वैश्यावृत्ति में ला के लगा देते हैं। खैर, लिंगानुपात शिशु की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम बलरामपुर। बलराम आप सभी जानते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों बाल और शिशु थे, बच्चे थे, तभी शरारतें ज़्यादा करते थे। तो जहाँ बलराम होंगे तो वहाँ लिंगानुपात, इनके जैसे और लोग, इनके साथ जो ग्वाले हैं वो ज़्यादा होंगे और गोपियाँ भी वहीं ज़्यादा होंगी। जहाँ कृष्ण होंगे, बलराम होंगे, वहीं गोपियाँ ज़्यादा होंगी। तो शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में ज़्यादा है। मिनिमम लिंगानुपात दोस्तों बागपत में, बाघ हैं बट बच्चे नहीं हैं, ऐसे याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो मैक्सिमम इलाहाबाद में है, मिनिमम गौतम बुद्ध नगर में। यदि परसेंटेज देखें तो मैक्सिमम श्रावस्ती और मिनिमम गाजियाबाद। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पहले जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, मैक्सिमम गौतम बुद्ध गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, मिनिमम श्रावस्ती। और परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम गाजियाबाद और मिनिमम श्रावस्ती। चाहे जनसंख्या में पूछ लिया जाए चाहे परसेंटेज में, दोनों में आंकड़े सेम रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, अरे नहीं, गाजियाबाद और फिर श्रावस्ती, यहाँ भी गाजियाबाद और फिर श्रावस्ती। नगरीय जनसंख्या में यूपी का चौथा स्थान है, दूसरा स्थान है। इससे पहले महाराष्ट्र है, आप सभी को बता चुका हूँ। यूपी में 10 की वृद्धि दर कितनी है, 20.2%। इंडिया में कितनी है, 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर यूपी में कितनी है, 1.85%। इंडिया में कितनी है, 1.6%। एससीज का परसेंटेज कितना है यूपी में, 20.6%। इंडिया में कितना है, 16.6%। एसटीज का परसेंटेज कितना है, 0.6%। और इंडिया में कितना है, 8.6%, 16 का ठीक आधा। एससीज की बात करें दोस्तों, परसेंटेज में देखेंगे और जनसंख्या में देखेंगे, यहाँ से खूब पूछा जाता है।
मैक्सिमम एसिज परसेंटेज में कहाँ है? कौशाम्बी में। मिनिमम बागपत में। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो मैक्सिमम एससी कहाँ है? सीतापुर में और मिनिमम बागपत में। तो चाहे परसेंटेज पूछा जाए चाहे जनसंख्या पूछी जाए, दोनों ही मामले में सबसे कम एससी कहाँ है? बागपत में। एसटीज की बात करें दोस्तों, परसेंटेज और जनसंख्या दोनों ही मामलों में सेम आंकड़े रहेंगे। मैक्सिमम एसटीज कहाँ है? यूपी के सोनभद्र में, मिनिमम बागपत में। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से एसटीज को देखें तो मैक्सिमम सोनभद्र में और मिनिमम बागपत में। राज्य की आबादी में स्लम आबादी कितनी है? तो 9.5%। मैक्सिमम स्लम आबादी वाला जो जिला है वो मेरठ है, उसके बाद आगरा और उसके बाद कानपुर, तीनों को रट जाइएगा। देश में मैक्सिमम स्लम आबादी दोस्तों महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यूपी चौथे स्थान पे। ये आंकड़ा ऊपर भी लिखाया है। हिंदू की बात करें तो हिंदू सर्वाधिक हैं, उसके बाद मुस्लिम, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो शुरुआत के 4 तो ये पहले हो गए, उसके बाद बचा जैन और जो सबसे बाद में आए तो वो बौद्ध जो है सबसे बाद में, मतलब सबसे कम आबादी जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों की है, सर्वाधिक हिंदुओं की है। 1991 से 2001 के बीच देखेंगे कि यूपी में साक्षरता दर में मैक्सिमम वृद्धि देखी गई। इसके साथ ही लिंगानुपात में भी मैक्सिमम वृद्धि हुई। इसके साथ ही जनसंख्या की मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर भी हुई। ये तीनों काम यूपी में हुए 1991 से 2001 के बीच। और ये जो साक्षरता में वृद्धि देखी गई ये 1991 से 2001 के बीच इंडिया में भी देखी गई, याद रखिएगा। 1951 से 61 के बीच दशकीय वृद्धि दर यूपी में सबसे कम रही, फिर 2001 तक लगातार बढ़ी। वहीं जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि हुई 1951 से 61 के बीच। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई? तो 1981 से 91 के बीच। साक्षरता में सर्वाधिक कमी 1961 से 71 के बीच, और इसी बीच इंडिया की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। आप सभी को बताया है 61 एक साथ आए, तो दशकीय वृद्धि दर ज़्यादा थी, लिंगानुपात वो कम हो गया। मेल एंड फीमेल के बीच साक्षरता में अंतर 20%। ये सब यूपी की बात हो रही है। मेल एंड फीमेल में जो अंतर है वो मैक्सिमम महाराजगंज में है और मिनिमम कानपुर। लिंगानुपात में सभी राज्यों में यूपी का स्थान 26वां है। साक्षरता में सभी राज्यों में यूपी का स्थान 29वां है। लिंगानुपात का जो 26 है उसका 6 उसको उल्टा कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। बस इतना कर दीजिए, आपको साक्षरता में सभी राज्यों में यूपी का स्थान मिल जाएगा 29वां। खूब पूछा जाता है। ऐसे याद ना करना चाहें तो एक ट्रिक है, 29 को अलग अलग पढ़िएगा। 29 की बात किन की बात? सुपर 30, 29 लोगों की बात जो खूब साक्षर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इतने साक्षर हैं कि आनंद सर के सुपर 30 बैच में सिलेक्ट होने की क्षमता रखते हैं। तो 29 मतलब 29 की बात, साक्षरता की बात हो रही है, वो भी यूपी की। तो साक्षरता के मामले में यूपी का देश में 29वां स्थान है। 2001 से 11 के बीच साक्षरता वृद्धि दर कितनी देखी गई? 11.36%। जनसंख्या में स्थान पूरे विश्व में यूपी का चौथा है तो 5वां। स्लम आबादी में यूपी का चौथा स्थान राज्यों में। तो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान यूपी का। राष्ट्रीय स्तर से ऊपर लिंगानुपात किसका है? झारखंड का। 943 से ज़्यादा जिसका भी मिले वो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर रहेगा। और इस तरह के कई प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। एक और जो फैक्ट पिछली बार बच गया था, जनसंख्या प्रतिस्थापन के लिए औसत प्रजनन दर कितनी है दोस्तों भारत में? तो 2.1%। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या प्रतिस्थापन, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को प्रतिस्थापित कर दे रही है।
और जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब जनसंख्या कांस्टेंट है। एक पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी आ रही, लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। बिना प्रवास के जनसंख्या स्थिर है। इसी को कहा गया है कि जनसंख्या प्रतिस्थापन के लिए औसत प्रजनन दर वो 2.1 होनी चाहिए। मतलब यदि एक स्त्री 2.1 बच्चों को पैदा करे, 2.1 बच्चों को पैदा करे तो जनसंख्या स्थिर ही रहेगी, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। अब 2.1 का मतलब ये नहीं कि एक 2 बच्चे पूरे और एक आंशिक बच्चा, ऐसा नहीं है। इसको आप थोड़ा विस्तृत रूप में देखिएगा। 2.1 मतलब इसको मोटा मोटी इस तरह से देखिए कि यदि 21 बच्चे, 10 महिलाएं 21 बच्चों को पैदा करें तो जनसंख्या जो है वो भारत की स्थिर हो जाएगी। यही जनसंख्या प्रतिस्थापन के लिए औसत प्रजनन दर कही जाती है। 2.1% खूब पूछा जाता है। तो यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जो भी समस्या हो उसके लिए व्हाट्सएप कीजिए। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए और उनकी सेवा भी कीजिए। धन्यवाद।